नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुका है हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले एक घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां केंद्रीय एजेंसियों के साथ पंगा लेती रहती हैं ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। और ये उनका राजनीतिक एजेंडा है क्या? और इसके बाद आज की खास चर्चा खास मेहमानों के साथ करेंगे कि बीएमसी चुनाव में जो राजनीतिक बयानबाजी है उसका कितना शोरगुल सुनाई पड़ रहा है और कितना हाई प्रोफाइल है। क्या कुछ बीएमसी चुनाव को लेकर चल रहा है, किस तरह के गठबंधन बने हैं, क्या संभावना है, इस पर खास चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। और इसके बाद बात करेंगे तेलंगाना की, क्योंकि कई राज्यों के बाद अब तेलंगाना पर भी फ्रीबी की मार पड़ रही है और उधार लेने की लिमिट तेलंगाना ने बढ़ा दी है। इन सभी मुद्दों पर होगी बात, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। भारत और जर्मनी के बीच क्रिटिकल मिनरल, सेमीकंडक्टर, रक्षा उद्योग सहयोग समेत कई क्षेत्रों में समझौते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में बढ़ते सहयोग को बताया आपसी भरोसे का प्रतीक। तो जर्मन चांसलर मर्ज ने रक्षा और आर्थिक संबंधों की मजबूती पर दिया जोर। गांधीनगर में भारत जर्मनी सीईओ फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक बदलावों में भारत जर्मनी साझेदारी रणनीतिक पर रख दिया बल। सेमीकंडक्टर, बायोटेक और साइबर सेक्टर में सहयोग पर जताया भरोसा। तो जर्मन चांसलर ने भारत को बताया विश्वसनीय साझेदार। राष्ट्रीय युवा दिवस पर देश कर रहा है स्वामी विवेकानंद को नमन। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। समापन सत्र में युवाओं से करेंगे संवाद। 14 से 16 जनवरी के बीच कॉमनवेल्थ स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा भारत। लोकसभा स्पीकर ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे इस सम्मेलन का उद्घाटन। कई देशों के प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा। विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में तेज हुआ घमासान। ईडी और विपक्ष ने ममता बनर्जी पर लगाए गंभीर आरोप। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा प्रवर्तन निदेशालय। नेता विपक्ष पर हमले के मामले में चुनाव आयोग पहुंची मुख्य चुनाव अधिकारी की रिपोर्ट। और राज्यों के बजट पर फ्रीबी का झोल। अब तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार ने भी उधार लेने की लिमिट बढ़ाई। राज्य के फंड के अतिरिक्त 1 लाख करोड़ रुपए उधार का रखा प्रस्ताव। ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल की, जहां लगातार केंद्रीय एजेंसियों के साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगर पंगा ले रही हैं तो इसके पीछे है क्या? क्या राजनीतिक एजेंडा है? इसी पर सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के लिए तीसरी बार का विधानसभा चुनाव उनकी राजनीति की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। तो जाहिर है ममता बनर्जी कभी मुख्य चुनाव आयुक्त को धमका देती हैं तो कभी ईडी से पंगा लेती हुई दिखाई पड़ती हैं। ईडी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर दी है। ईडी का कहना है कि कोलकाता में तलाशी अभियान के दौरान ईडी अधिकारियों को गलत तरीके से प्रतिबंधित करने, उनके डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ ले जाने का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया। ईडी ने याचिका में यह भी कहा गया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी के अलावा 100 से भी अधिक पुलिसकर्मियों के साथ प्रतीक जैन के आवास में घुसी थी और ईडी द्वारा जब्त लैपटॉप, मोबाइल फोन और दस्तावेज जबरन ट्रक में रखकर लेकर चली गई। और मीडिया खबरों की माने तो जैसे ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आईपैक कार्यालय पहुंची तो उन्होंने वहां मौजूद प्रतीक जैन का मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिया। इस दौरान पश्चिम बंगाल के डीजीपी भी मौके पर ही मौजूद थे। तो आरोप है कि डीजीपी ने छापेमारी कर रहे 3 ईडी अधिकारियों पर दबाव भी बनाया और उनसे कहा कि वो पंचनामा में किसी भी प्रकार की बरामदगी दर्ज ना करें। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये राजनीतिक पारा बिल्कुल हाई हो गई है, चढ़ गया है बिल्कुल। पहले एसआईआर पर विरोध को लेकर ममता बनर्जी सुर्खियां बटोर रही थी और अब ईडी की कार्रवाई में हस्तक्षेप को लेकर राजनीतिक घमासान का एक नया फ्रंट खोल दिया है।
तो मीडिया से बात करते हुए ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि ईडी का उद्देश्य जांच नहीं बल्कि उनकी पार्टी के चुनावी दस्तावेजों को चुराना है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि ईडी द्वारा उनकी पार्टी के दस्तावेजों को बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के जब्त किया गया था। हालांकि विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी इसे केंद्रीय एजेंसियों की जांच में सीधे हस्तक्षेप मानते हैं। आईपैक और प्रतीक जैन का मामला 2742.32 करोड़ रुपए के कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले से जुड़ा हुआ है। ईडी का दावा है कि इस घोटाले से जुड़े 20 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि हवाला चैनलों के जरिए आईपैक तक पहुंचाई गई थी। इन सभी आरोपों को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने ईडी पर आरोप भी लगाया कि वो मनी लॉन्ड्रिंग जांच के नाम पर टीएमसी की चुनावी रणनीति, आंतरिक डेटा और पार्टी दस्तावेज जब्त करने की कोशिश कर रही थी। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों का ईडी अफसरों के साथ जो व्यवहार रहा वो तो चिंता का विषय जरूर है। तो टीएमसी तो लगातार आरोप लगा रही है और इसी सिलसिले में टीएमसी के नेता कल्याण बनर्जी सांसद भी हैं। उन्होंने कहा कि अमित शाह दरअसल पूरे देश को खरीदना चाह रहे हैं। Cannot be changed by an administrative way. Chief Justice, which has been written to the Chief Justice, that is an administrative forum. And in an administrative forum, even the Chief Justice cannot change a judicial order. It is known to every lawyer. But why ED has done, Amit Shah thinks that he has purchased the entire India. That is the reason. They are the arrogance. जवाब दिया भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री सुकांतो मजूमदार ने। क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। People like Vivekananda, people like Rabindranath, people like Ram Mohan, they used to roam on this land. Now the file chore, koila chore, these people are roaming on this land. Why? Because the atmosphere is such. So now it is the high time to again rejuvenate the culture of Bengal. We have to make this land the land of Vivekananda. And today is the most auspicious day. We should take the oath for that. And to do so, we have to remove the people, those are associated with all this scam. And I feel that TMC government should be removed. तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में पहले एसआईआर पर और अब ईडी की कार्रवाई पर बिल्कुल टीएमसी और बीजेपी तो आमने सामने है ही, लेकिन यह मामला कानूनी भी बन गया है। लेकिन ममता बनर्जी की क्या कोशिश है, इसी पर बात करने के लिए सौरभ दत्ता हमारे संवाददाता कोलकाता से जुड़ रहे हैं और साथ में स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी। मैं पहले सीधे सौरभ के पास चलता हूं। सौरभ, इस समय जबकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, ठीक है, हमने देखा कि कलकत्ता हाईकोर्ट में भी सुनवाई नहीं हो पाई। पहले प्रतीक जैन के घर पर जो हुआ वो देखा, उसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट के कोर्ट रूम में जो हुआ वो भी देखा। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। क्या अब पश्चिम बंगाल में इस चीज को लेकर चर्चा है कि अब जिस तरह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये कोशिश की, इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में ममता सरकार की क्या तैयारी है, कैसे डिफेंड करेंगी कि क्यों उस फाइल को लेकर के वहां उन्होंने एक तरह से फाइल लेकर के भागने का जो आरोप है ट्रक में रख करके, उसको कैसे डिफेंड करेगी अब सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल की सरकार? लाल जी देखिए, ईडी ने जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है, इसका 2 पॉइंट काफी अहम है। पहला पॉइंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट पे ईडी क्यों आई, तो वहां पे ईडी ने पिटीशन में लिखा है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी खुद स्टेट मशीनरी को लेकर जांच के दौरान हस्तक्षेप करेंगे, फाइल लेके चले जाएंगे, तो अदालत के दरवाजा खटखटाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहता, इसलिए हम आए हैं। ये पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट में वो लिखते हैं कि फॉर दैट वंस अ सर्च अंडर सेक्शन 17 इज वैलिडली इनिशिएटेड, सेक्शन 70 पीएमएलए एक्ट के दौरान जब सर्च होता है, स्टेट अथॉरिटी, पुलिस ऑफिसर और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैज एनी जुरिसडिक्शन टू इंटरफेयर, ऑब्स्ट्रक्ट, डिले और ओवरराइड, उनका कोई जुरिसडिक्शन है ही नहीं। इस बारे में उनका कहना है कि अगर आपका कोई ग्रीवांस है
तो सेक्शन 17 सर्च लाइज ओनली बिफोर द डेजिग्नेटेड जुडिशियल कोर्ट। आप कोर्ट के पास जाइए, अगर आपको कुछ कहना है इस सर्च को लेके, आप अगर मानते हैं कि ये सर्च सही नहीं है, आपको कुछ कहना है, तब कोर्ट में जाइए। यहाँ पे ईडी लिख रहा है रीट पिटिशन में कि नेवर थ्रू मॉब मसल और मिसयूज ऑफ पुलिस पावर, मतलब दूध का दूध पानी का पानी। वो इन शब्दों में मॉब, मसल एंड मिसयूज ऑफ पावर, इन 3 शब्दों में ईडी ने साफ तरीके से कोर्ट के सामने रखने की कोशिश की है। आखिर 8 जनवरी में कोलकाता में हुआ क्या था, कैसे हुआ था, और इस पूरे बात को लेकर अभी जो सवाल टीएमसी के ऊपर उठ रहे हैं, तो पहली बात ये है कि ये एक हवाला का एक मामला था, मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट था। 20 करोड़ का पैसा प्रतीक जैन के अकाउंट में कैसे गया, जब गोवा इलेक्शन के दौरान 2021-22 में, इसके जांच के लिए ईडी गई थी। अब इसके साथ जैसे ममता बनर्जी ने कहा कि उनके पार्टी का डॉक्यूमेंट्स है, तो उन्होंने इतनी सारी फाइल्स की नहीं। एक इलेक्शन के लिए कितने कैंडिडेट के लिस्ट रहना पड़ता है, कितने स्ट्रेटेजिक पेपर्स होते हैं, लेकिन भर भर के, जैसे आपने कहा, भर भर के फाइल्स उठा के ले आए। बिल्कुल, वो क्यों? बिल्कुल, हरे रंग की फाइल लेकर गई थी वो, सबने वो विजुअल देखा भी था। लौटता हुआ आपके पास विनोद जी, वैसे तो देखिए पश्चिम बंगाल में संविधान को, लोकतंत्र को, कानून को चुनौती देने का ये पहला मामला तो है नहीं, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा सीरियस मामला भी है, क्योंकि इसके पहले भी देखिए वहाँ पर विधायक के लोग हमला कर चुके हैं जांच एजेंसियों के काफिले पर। लेकिन ये बताइए कि पहले एसआईआर और अब फिर ईडी, ममता बनर्जी क्या किसी घबराहट में हैं? क्या इसको, हर चीज को ममता बनर्जी चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले एक पॉलिटिकल एजेंडा के तौर पर बनाकर चलना चाहती हैं? लाल जी, अभी सौरभ बता रहे थे कि आज ही ममता बनर्जी ने तीसरी चिट्ठी मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखी। तो आप सोच सकते हैं कि एक फ्रंट पे वो सीधे सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ में वो एक अलग पंगा दिखा रही है। दूसरा, आपने देखा कि ईडी के जो कार्रवाई थी, वो एक प्राइवेट पर्सन है, एक प्राइवेट कंपनी है और एक प्राइवेट हाउस है, जहां पे सीधे सीधे राज्य के एक मुख्यमंत्री अपने वो आला अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी से लेके और डीजीपी पुलिस के वो अधिकारी के साथ में 100 से ज्यादा पुलिस अधिकारी के साथ में वो पहुंचते हैं जी। और आप सोचिए कि ईडी के 3 ऑफिसर को पे आप किस तरह के दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। तो इन सारी चीजों को आप देखें तो मुझे लगता है इसमें कि ममता बनर्जी का जो फ्रस्ट्रेशन है, वो सीधे सीधे ये तीसरी बार की जो विधानसभा में उनकी जंग है, वो शायद उनके लिए एक बड़ी चुनौती है, बहुत अग्नि परीक्षा है उनके लिए। तो ये ईडी बनाम दीदी का जो अभी ये चल रहा है, आप देखते हैं, वो ममता बनर्जी जानबूझ के एक पॉलिटिकल फ्रंट खोला। उनको लगता है कि बंगाल में जिस तरह के करप्शन के मुद्दे थे पिछले कई सालों से हमने देखा है, बंगाल में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, उसमें कोई भी बंगाल के भद्रलोकों का बंगाल है, पश्चिम बंगाल में इस तरह की चीजें पॉलिटिक्स को पसंद नहीं करें। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है जी। अब आप सोचिए कि स्वामी विवेकानंद के इस बंगाल से, जो उनका जन्मभूमि रहा है, उसमें पिछले वर्षों में हमने जो कोई भी खबर देखी होगी, हमें लगा होगा जो एक प्राइड ऑफ नेशंस का हम उसमें अपने एहसास कर पाएंगे। बिल्कुल। तो ये प्राइड ऑफ नेशन का जो हमारा स्वामी विवेकानंद की वो धरती है, और वहां से इस तरह की खबर आती है कि संदेश खाली में आपने ईडी के अफसर गए तो उनको पीट दिया, लहूलुहान कर दिया। यहाँ खुद कलकत्ता में किसी प्राइवेट पर्सन के यहाँ ईडी की कार्रवाई होती है, 20 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग के इशू पे, 2500 करोड़ का वो कोयला घोटाला है। तो वहां पे सीधे सीधे सीएम पहुंच जाती है, धमका रही है ईडी के अफसर को। ये बंगाल नहीं था। तो ये चुनौती तो उन तमाम लोगों के सामने में है जो संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में और संविधान पॉकेट में रख के लोगों को दिखाते थे। आज उनकी जुबान क्यों बंद है? सब चुप हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है। सब चुप हैं। इसमें नेता भी शामिल हैं, इसमें कैंडल वाले भी शामिल हैं, इसमें तथाकथित बुद्धिजीवी भी शामिल हैं, नेशनल लेवल के भी और इंटरनेशनल लेवल के भी। लेकिन सौरभ दत्ता, वहां पर जो कुछ पश्चिम बंगाल में हो रहा है, अब ये बताइए कि जिस तरह से ममता बनर्जी इस फाइल को उठा करके लेकर गईं, ये बात हो रही है कि ममता बनर्जी जो कारण बता रही हैं कि देखिए इसमें हमारी इलेक्शन स्ट्रेटजी थी, डेटा था,
लेकिन चर्चा तो ये रही कि उसमें था क्या जो इस तरह से बिल्कुल एकदम घबराहट में आई और एक तरह से कहिए तो झपट्टा मार करके लेकर चली गई। एकदम से लालजी, ये सवाल सिर्फ आम जनता के अंदर नहीं है, टीएमसी के अंदर में भी है, जो टीएमसी के ग्रासरूट के वर्कर्स है। क्यों है? क्योंकि अगर आप कहेंगे कि आईपैक हमारा पार्टी ऑफिस है, यहाँ पे हमारा दस्तावेज रहता है, तो ये टीएमसी के अंदर में भी कहीं ना कहीं जाके उनके अंदर में भी एक गुस्सा है कि हम पार्टी करते हैं, पार्टी के झंडा लेते हैं, और कौन खड़ा होगा कौन नहीं खड़ा होगा ये अलग से इंस्ट्रक्शन यहाँ से आता है। तो क्यों आता है? तो ऐसा क्या है कि ये सवाल उठ रहा है कि ममता बनर्जी ने फिराद हकीम के घर जब सीबीआई गया था तब वो रास्ते पे नहीं आई थी। वो इससे पहले पार्टी के जो लीडर्स आए थे उनके लिए रास्ते पे नहीं आई थी इस तरह से। तो फिर आईपैक ऐसा क्या है, उसमें क्या है कि मानो कौन सा तोता है उसमें जिसको बचाने के लिए खुद सीएम स्टेट मशीनरी को लेकर पहुंच गई। और ये बात ये है कि जब ईडी ने कोर्ट में ये याचिका डाला तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी सीएम के खिलाफ एफआईआर करने की अनुमति मांगा सीबीआई के द्वारा, सीबीआई को ये अनुमति दिया जाए, ऐसा ईडी ने याचिका ने कहा, तब जाके तुरंत हाजरा में जो सीएम ने जो रैली किया वहां पे उन्होंने क्या कहा कि मैं तृणमूल कांग्रेस के चेयरपर्सन के हिसाब से गई थी, सीएम के हिसाब से नहीं गई थी। यानी 24 घंटे बाद उनको याद आ रहा है कि कहीं ना कहीं जाके सीएम के कॉन्स्टिट्यूशन से होकर उन्होंने जो किया है वो सही नहीं है, वो काम सही नहीं हुआ, तो उन्होंने डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश की। लेकिन तब तक जब जो डैमेज होना था वो हो चुका था, उन्होंने सीपी को उतार दिया, डीजी को उतार दिया। अब अभी आप देखिए, अभी पीछे जो एक फ्रंट पे यहाँ पे हो रहा है कि ईडी के खिलाफ, और यहाँ पे एसआर को लेके भी तुरंत मेरे अपने पीछे ही चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर भी विरोध चल रहा है। तो ये टीएमसी का रवैया है कि जैसे तैसे हो वो दिखाना चाहती है अपने वोट बैंक को कि वो कितने विरोध में है। ठीक है, तो ये तस्वीर जरा दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें हमारे तक पहुंच रही हैं। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका सौरभ जुड़ने के लिए। और आगे मुझे तो लगता है विधानसभा चुनाव से पहले हम लोगों को इस तरह से पता नहीं कितनी बार बात करनी पड़ेगी और कितनी खबरें अभी वहां से आएंगी। बहरहाल सभी की नजर अब सुप्रीम कोर्ट पर है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ करने वाला है, क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट में तो सुनवाई हो नहीं पाई थी। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जुड़ने के लिए। और विनोद जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। आगे चलकर हम बात करने वाले हैं बीएमसी चुनाव, इस पर खास चर्चा करने वाले हैं कि बीएमसी चुनाव में राजनीतिक बयानबाजी का कैसा शोर चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है। आगे चलकर इस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। क्यूआर कोड स्कैन करो, यूपीआई पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, यूपीआई कहता है यूपीआई पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कदम रखिए कहानियों की दुनिया में। स्वागत है नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 में। लाखों किताबें और बच्चों के लिए आकर्षक गतिविधियाँ। मिलिए अपने पसंदीदा लेखकों और सम्मानित वक्ताओं से। आनंद लीजिए लाइव म्यूजिक और शानदार परफॉर्मेंस का। कतर है सम्मानित अतिथि और स्पेन है फोकस देश। मनाइए भारतीय सैन्य इतिहास के 75 गौरवशाली वर्षों का उत्सव थीम पवेलियन में 10 से 18 जनवरी, भारत मंडपम, नई दिल्ली, विश्व पुस्तक मेला 2026। प्रवेश निःशुल्क। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। इस वक्त अब बात हाई प्रोफाइल बीएमसी चुनाव की, जहां बिल्कुल राजनीतिक बयानबाजी चरम पर है, जबरदस्त शोर है
और जबरदस्त हलचल भी है। सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। देश के सबसे धनी कॉरपोरेशन बीएमसी का चुनाव महाराष्ट्र में मिनी असेंबली इलेक्शन का नजारा प्रस्तुत कर रहा है। ठाकरे परिवार के लिए तो मानो यह अस्तित्व का सवाल बन गया है। उधर 2 साल पहले बिछड़े पवार परिवार को भी महानगर चुनाव ने एक होने के लिए मजबूर कर दिया है। लोग कह रहे हैं कि बयानबाजी का शोर माया नगरी की माया है। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने बीएमसी चुनाव को लेकर एक रैली भी की। कहा जा रहा था कि 20 साल बाद दोनों भाइयों को मुंबई में अपनी ताकत दिखानी थी। इस रैली में उन्होंने बीजेपी को फर्जी हिंदुत्व वाला बताते हुए खुद को बाला साहब का उत्तराधिकारी होने का दावा किया। लेकिन इस सवाल का उनके पास जवाब नहीं है कि उर्दू से मोहब्बत, हिंदी से दुश्मनी, इसकी वजह क्या है। मराठी वोट बैंक को साधते हुए राज ठाकरे ने कहा कि दोनों भाई इसलिए साथ आए हैं क्योंकि मुंबई एक गंभीर खतरे का सामना कर रही है। यह खतरा ठाकरे को सिर्फ उत्तर भारतीय हिंदुओं से ही क्यों दिखता है, यह एक बड़ा सवाल है। उधर एआईएमआईएम के नेता ओवैसी ने कहा कि महाराष्ट्र में हुए राजनीतिक पुनर्गठन ने यह साफ कर दिया है कि यहां विचारधारा नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। साथ ही ओवैसी ने कहा कि पहले उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और शरद पवार के साथ हाथ मिला लिया, बाद में अजीत पवार ने भाजपा से गठबंधन कर लिया और शिवसेना टूटी। जहां एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला गुट भाजपा के साथ चला गया तो ना तो सेक्युलरिज्म बचा और ना कोई हिंदुत्व। स्थानीय निकाय चुनाव आमतौर पर नागरिक सुविधाओं पर लड़े जाते हैं, लेकिन मुंबई में कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी पर मुस्लिम मतदाताओं के लिए तुष्टीकरण का आरोप जबरदस्त लग रहा है। तो वही बीजेपी हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश में है और इसी मुद्दे को धार भी दे रही है। एआईएमआईएम नेताओं के बयान ने बहस को और हवा दे दी। ओवैसी ने कहा कि जब आई लव महादेव बोलने वाला मेयर बन सकता है तो आई लव मोहम्मद कहने वाला कोई या फिर हिजाब पहनने वाली मुंबई की मेयर क्यों नहीं बन सकती। लेकिन ठाकरे बंधु इस पर रिएक्शन देने से बच रहे हैं। तो बीजेपी नेता अन्नामलाई पर तीखा हमला कर रहे हैं ठाकरे बंधु। बीएमसी चुनाव के दौरान दरअसल तमिलनाडु के बीजेपी के नेता के अन्नामलाई ने कहा कि बॉम्बे सिर्फ महाराष्ट्र का शहर नहीं है, यह तो एक अंतरराष्ट्रीय शहर है। जैसे कामराज सिर्फ तमिलनाडु के नेता नहीं थे, वो तो पूरे हिंदुस्तान के नेता थे। लेकिन ठाकरे बंधु उनके हाथ पैर तोड़ने की बात करते हैं। महाराष्ट्र 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव महाराष्ट्र में हो रहे हैं, लेकिन बीएमसी को लेकर ही घमासान सबसे ज्यादा है। और वजह क्या है? वजह है कि बीएमसी का सालाना बजट 74,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, जो कि कुछ राज्यों के से बजट से भी ज्यादा है और महानगर पालिकाओं के कुल बजट से भी ज्यादा है। बीएमसी के पास मेडिकल कॉलेज, झील और कई ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो राजस्व के रूप में बीएमसी को आत्मनिर्भर बनाती हैं। लंबे समय से बीएमसी पर शिवसेना का ही कब्जा रहा। पहली बार बाला साहेब की शिवसेना अलग अलग मोर्चे पर अलग अलग चिन्ह से लड़ रही है। सबसे बड़ी उद्धव पार्टी के लिए देवा भाऊ है सबसे बड़ी चुनौती, जिन्होंने हाल में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में शिवसेना उद्धव गुट का बोरिया बिस्तर समेट दिया था। अब देखना यह है कि बीएमसी उद्धव और राज के साथ परिवारों को गले लगाती है या फिर ठुकरा देती है, यह बड़ा सवाल है। लेकिन जैसा हमने बताया कि आखिरकार एक रैली दोनों ने साथ में की, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने। कई रैलियां होनी थी लेकिन वो कैंसिल हुई, एक रैली हुई साथ में। तो राज ठाकरे ने क्या कहा, देखिए। काल परवाकडे कोणतरी एक तामिळनाडू बंद रसमलाई आली होती, तो सांगतो मुंबईचा आणि म्हणजे महाराष्ट्राचा संबंध काय, भडव्या तुझा काय संबंध आहे इथे याचा। यांच्यासाठीच माननीय बाळासाहेब बोलले होते, हटाव लुंगी आणि बजाव पुंगी। अनेक दाक्षिणात्य इथे राहत आहेत। राज ठाकरे को आप सुन रहे थे, मराठी में बोल रहे थे और जाहिर सी बात है कि बहुत ही तीखा बोलते हैं। और जो एक बयान हमने बताया जिस पर कि विवाद हो गया है, वो तमिलनाडु में जो बीजेपी के नेता के अन्नामलाई हैं, पहले तमिलनाडु के अध्यक्ष भी हुआ करते थे। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि ठाकरे उन्हें धमकाने वाले होते कौन है और मुंबई की तो वैश्विक पहचान है, उसकी सराहना करना कोई अज्ञानता नहीं है। இன்னைக்கு 3 தாக்கரே கூட்டம் போட்டு மிரட்டிட்டு இருக்காரு. என்னை பத்தி நீ அவமானப்படுத்துறது எனக்கு ஒன்றும் புதுசு இல்லை. தமிழ்நாட்டில் டிஎம்கே அதைத்தான் காலங்காலமாக செய்கிறாங்க. ஆனால் தமிழர்களையே அவமானப்படுத்துகிறாங்க.
இந்த லுங்கி கட்டினவனுங்க, வேட்டி கட்டினவனுங்க, இவனுங்கெல்லாம் இப்படி, இவனுங்கெல்லாம் அப்படின்னு. அதே கூட்டணியில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இங்கே இருக்கிறாங்க. இதான் ஆச்சரியம். அதனால் அது திமுக தமிழகத்தில் இருக்கட்டும், அங்கே இருக்கக்கூடிய இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த உத்தவ் தாக்கரே, ராஜ் தாக்கரே, ஆதித்ய தாக்கரேவாக இருக்கட்டும், இவர்கள்லாம் மிரட்டி மிரட்டி தான் அவங்க பிளப்பை ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. நம்ம பயப்படுவோம்னு நினைக்கிறாங்க. இது பாலா சாஹிப் தாக்கரே அவர்கள் இருந்திருந்தால் இவங்கெல்லாம் இருந்திருக்கவே மாட்டாங்க. அப்பாவினுடைய பெயரை கெடுப்பதற்கே ஒரு 3 பேர் அங்கே சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அதனால் அந்த காலை வெட்டுவேன், கையை வெட்டுவேன், இதுக்கெல்லாம் பயப்படுற ஆள் நான் கிடையாது. அதே நேரத்தில் ஒரு விவசாயினுடைய மகன் கிராமத்திலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய நான் தாக்கரே மீட்டிங் போட்டு லட்சக்கணக்கான ஆளை போட்டு ஸ்டேஜில் என்னை திட்டுற அளவுக்கு வளர்ந்துட்டேன்னு நினைக்கும் பொழுதும் கூட அந்த பாரதிய ஜனதா கட்சி தான் அந்த வாய்ப்பையும் எனக்கு கொடுத்துருக்குங்கிற நினைச்சு நான் பெருமையும் அடைகிறேன். अन्नामलाई तमिल में बोल रहे थे, लेकिन आप हिंदी में उसके बगल में देख भी रहे थे कि उन्होंने क्या बोला। धाकड़ नेता हैं, आईपीएस की नौकरी छोड़कर वो राजनीति में आए हैं। इन सभी मुद्दों पर शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि उन्हें अपनी पार्टी में अपनी स्थिति देखनी चाहिए। हम मुंबई को संभालने में सक्षम हैं। की शहर नहीं है। अन्नामलाई जी खुद का डिपॉजिट देखे, खुद के वोटर्स देखे, उनको उनके पार्टी में क्या स्थान है देखे, हम मुंबई संभालने को समर्थ हैं। और ये उन्होंने भाजपा की जो विचारधारा है, मुंबई का अपमान करते रहो, मार्च करते रहो, यही उन्होंने किया है। आपको और एक याद दिलाता हूँ, जैसे भाजपा ने बीच में चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा से लेने की कोशिश की और यूनियन टेरिटरी करने की कोशिश की, पूरा दिल्ली का कब्जा करने की कोशिश की, वैसे ही मुंबई के साथ होने वाला है, लेकिन हम होने नहीं देंगे। एनसीपी के दोनों गुटों की कहानी अलग है, कभी साथ कभी अलग। तो सुप्रिया सुळे ने कहा कि परिवार परिवार होता है और राजनीति राजनीति। परिवार में कभी भी अंतर नहीं था, कल नहीं था, आज है, कल भी नहीं होगा। ये परिवार का सवाल ही नहीं है। ये पार्टी घर की चौखट के अंदर फैमिली और चौखट के बाहर हम सब सेवक है यहाँ, और हम लोगों की सेवा के लिए सब काम कर रहे हैं। और बीएमसी चुनाव को लेकर और पूरे मामले पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमेशा एक बात याद रखना, शेर अकेला काफी होता है, झुंड में तो अक्सर गिद्ध आते हैं। झुंड में तो अक्सर गीदड़ आते हैं, शेर अकेला ही काफी होता है। ही जी आपली युती आहे भाजप शिवसेनेची, ही युती काफी आहे। या युतीच्या माध्यमातून आजपर्यंत ज्या लोकांनी आपल्याला लुटल्या, त्यांनी आपल्याला विकासापासून वंचित ठेवलं, आता त्यांना आपण उचलून फेकणार आहोत। आणि या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं जनतेचं राज्य, तुमचं सगळ्यांचं राज्य। शेर और गीदड़ की तुलना दरअसल कर रहे थे। वहीं एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपने बयान से बीएमसी चुनाव को गरमा दिया है। देखिए क्या कहा उन्होंने। चाहे कांग्रेस हो, एनसीपी हो, शिवसेना यूबीटी या शिंदे हो या बीजेपी हो, इनको हरगिज ये बात पसंद नहीं है कि अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों की एक लीडरशिप पैदा हो जाए। ये कभी नहीं चाहते। ये हर समाज, हर समुदाय की लीडरशिप को पैदा किए, उसको फरोग दिए पिछले 50-60 साल में। अगर किसी को गुलाम बनाया या फिर किसी को सिर्फ वोटर बनाकर रखा तो अल्पसंख्यक समाज मुसलमान है। इतने नेताओं के बयान हमने आपको सुनवा दिए कि काफी हद तक आप समझ गए होंगे कि बीएमसी चुनाव को लेकर हो क्या रहा है। और इसको और ज्यादा समझने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं विश्वास पाठक, भारतीय जनता पार्टी के नेता। बहुत बहुत स्वागत प्रवक्ता, बल्कि विश्वास पाठक जी बहुत बहुत स्वागत। साथ में किशोर तिवारी जी जो शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत सर, किशोर सर। साथ में हमारे साथ शिशिर शेलार, हमारे संवाददाता, और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहीं पर जुड़े हुए। पहले सीधे शिशिर शेलार के पास। शिशिर, बीएमसी चुनाव में आखिरकार अब एक तस्वीर उभर रही है कि कौन किधर है, वरना महाराष्ट्र की राजनीति में मुझे तो लगता है आज भी आदमी घनचक्कर खा करके गिर जाए कि कौन किसके साथ आता है, कौन किसका साथ छोड़ देता है। लेकिन चलिए, बीएमसी चुनाव में कम से कम तस्वीर स्पष्ट है। आखिरकार एक रैली ठाकरे बंधुओं ने एक साथ की, पहले कैंसिल हुई थी। चल क्या रहा है बीएमसी चुनाव में, बताइए।
हालांकि अब सबसे पहले आपने जो बात कही कि हालांकि इस बार अगर देखा जाए तो स्थिति काफी अलग है, हम कहेंगे स्थिति काफी पेचीदा भी है। खास तौर पर अगर हम बात करें लोगों के लिहाज से तो इस बार का बीएमसी चुनाव अगर देखा जाए तो काफी मायने में अलग। हालांकि इसकी झलकियां हमने 2017 में जो चुनाव हुआ था उसमें भी अमूमन कुछ इसी प्रकार की स्थिति हम देख पाते, लेकिन इस बार गणित काफी अलग है। पार्टियों की संख्या बढ़ चुकी है और सबसे महत्वपूर्ण बात की यह है कि उम्मीदवार कौन कहां पर है, इस पर अगर देखा जाए तो इस वक्त काफी कंफ्यूजन है। दूसरी बात अगर देखा जाए कि जिस प्रकार से जो दूसरी महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया था कि चाहे फिर हम बात करें एनसीपी की या फिर हम बात करें शिवसेना की, खास तौर पर शिवसेना की अगर बात करें, हमने इस बार देखा कि यूबीटी और मनसे साथ में आई है। ऐलान इस बात का हुआ था कि तकरीबन 5 से 6 रैलियां जो है इस पूरे दौरान की जाएगी। कुछ महीने पहले मराठी के मुद्दे पर दोनों पार्टियां एक साथ आई थी, तब अगर देखा जाए तो जो राजकीय पंडित थे उन्होंने कहा था कि सही मौका रहेगा कि आने वाले समय में चुनाव होने वाला है। हालांकि इसके बाद हमने देखा एक लंबा दौर चला चर्चा का। अब देखना यह होगा कि हालांकि सिर्फ 2 ही रैली हुए, लेकिन इसका असर क्या होता है। और ये जो 2 रैली अब तक हुई है अगर देखा जाए तो एक रैली नासिक में हुई है तो दूसरी मुंबई में हुई है। लेकिन अगर हम बात करें शिवसेना के शक्ति स्थलों के बारे में, खासतौर पर उन जगह के बारे में, फिर चाहे वो छत्रपति संभाजी नगर हो, हम बात करें नवी मुंबई की, हम बात करें एमएमआई रीजन की, जहां पर शिवसेना और एमएस का एक वक्त पर काफी होल्ड था, यहां पर जो है रैलीज नहीं हुई है। तो ऐसे में लोग सोच रहे हैं कि अगर साथ में आई थे और इतने पहले साथ आए थे और आखिर रैली क्यों नहीं हुई है। इसके पीछे का अब तक हालांकि कोई तर्क वितर्क हमारे सामने नहीं है, लेकिन एक बात लोगों के मन में जरूर है कि अगर दोनों भाई एक साथ आए हैं तो जाहिर सी बात है जहां पे उनकी ताकत है वहां पर एक साथ क्यों नहीं दिखाई दी है, ये प्रमुख बात है। दूसरी बात इसमें इस बार ये भी दिखाई दी है, जैसे मैंने पहले कहा काफी पेचीदा है वो इसलिए भी क्योंकि अलग अलग समीकरण अलग अलग जगह पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मसलन एनसीपी की अगर बात करें, हम पुणे की बात करें तो पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में एनसीपी जो है फिर से एक बार जो है शरद पवार के साथ जाती हुई नजर आई, लेकिन शरद पवार के साथ गई तो है, लेकिन वहां पर टक्कर भी अगर देखा जाए तो बीजेपी के साथ ही है, क्योंकि प्रमुख चुनौती जो है बीजेपी से मिल रही है। तो ऐसे में इस बार अगर देखा जाए, हालांकि महज अभी अगर देखा जाए तो 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बचा है प्रचार के लिए, उसके बाद प्रचार जो है थम जाएगा। ऐसे में ये वक्त अगर देखा जाए इन सभी जो मतदाता है उनके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। काफी विकल्प जरूर है पार्टी के लिए साथ लिहाज से अगर देखा जाए, लेकिन विकल्प उतने ही कंफ्यूजिंग है। बिल्कुल, बहुत ही कंफ्यूजिंग है। और ये भी बात है कि बहुत सारी लिमिट टूटी है, बहुत सारी जिसे कहते हैं दायरे टूट गए गठबंधन के मामले में। विनोद जी, बीएमसी चुनाव तो हमेशा हाई प्रोफाइल होती है, लेकिन इस बार और ज्यादा हाई प्रोफाइल है क्योंकि ठाकरे बंधु एक साथ आए अस्तित्व बचाने के लिए। दूसरी तरफ बीजेपी को भी लग रहा है कि अभी ही ये सबसे अच्छा मौका है, यही समय है, सही समय है। बीजेपी भी इसी पर काम कर रही है। विनोद जी, लाल जी, आपको तो डिटेल में किशोर जी बताएंगे। हमारे पास सामने में अब मैं देख रहा हूं किशोर जी सबसे बुजुर्ग हमारे जी बेशक वहां के मुंबई से कम ये हैं, हम तो बहुत सम्मान करते हैं, हम सभी के लिए आदरणीय। तो किशोर जी बताएंगे कि राज ठाकरे को क्यों लगता है कि ये मराठा का जो मानुष का ये चुनाव है बीएमसी, ये आखिरी चुनाव है। किशोर जी बेहतर बताएंगे। लेकिन माया नगरी की माया का खेल देखिए कि के अन्नामलई ने कहा कि मुंबई इंटरनेशनल सिटी है, और अगर के अन्नामलई को लगता है कि मुंबई इंटरनेशनल सिटी है और ये भारत का, हिंदुस्तान की सिटी है, तो ये पूरे ठाकरे परिवार से लेके सारे उस पर टूट पड़े हैं। ऐसे कोई हाथ पैर तोड़ रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। आपने राज ठाकरे का लुंगी पुंगी वाला आपने सुना ही जी। तो वो जिस तरह से भड़काऊ बयान दे रहे हैं, उत्तर दक्षिण कर रहे हैं, क्या एक भी बयान राज ठाकरे का कल के सम्मेलन में उद्धव ठाकरे का और उनके आदित्य का आपने कभी सुना? इन ठाकरे बंधुओं का, ठाकरे परिवार का, जो ओवैसी आके बता रहे थे, जो पूरा एआईएम के लोग वहां पे कह रहे हैं कि अगर लंदन में और न्यूयॉर्क में कोई मुस्लिम मेयर हो सकता है तो कोई हिजाब वाली मेयर मुंबई की क्यों नहीं हो सकती? क्या आपने इस पे कोई रिएक्शन देखा? माया नगरी की माया का खेल सबको पता है। आपके अस्तित्व की लड़ाई है तो आप मराठा मानुष कहते हैं और आप के अन्नामलई को तो गाली दे रहे हैं, लेकिन आप में ये हिम्मत नहीं बची है इस वोटर तुष्टीकरण में कि बाला साहब ठाकरे का परिवार एक लफ्ज में एआईएम के किसी नेता के बयान की निंदा कर सके। ये मुंबई है, और ये मुंबई बताता है कि बीएमसी अगर 75,000 करोड़ का एक करोड़पति कॉरपोरेशन ना होता तो शायद ये कोई भाई न मिलते, न कोई चाचा भतीजा मिलता, सब अपने अपने माया के लिए
ये सारी राजनीति का खेल देख रहा है। बिल्कुल, ये सारी राजनीति का खेल चल रहा है। और जैसा आपने एकदम सही कहा कि हम सभी में से सबसे वरिष्ठ, सबसे अनुभवी किशोर सर हैं। मैं इसीलिए किशोर सर के पास चल रहा हूं। किशोर सर, ये बताइए कि जिस तरह से ये पूरा खेल चल रहा है, ये सवाल बीजेपी और बाकी लोग बड़ी प्रमुखता से उठा रहे हैं कि अन्ना मलाई पर और बाकी पर, उत्तर भारतीयों पर तो पूरी चोट है, लेकिन जब ये कहा जा रहा है कि हिजाब वाली वहां की मेयर बने तो एकदम बिल्कुल क्यों सर, आपको क्या लगता है? और जी से गुजारिश करता था कि अगर उस पे बोले जो चुनाव का पैटर्न चला, अभी क्या हुआ, नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव जब हुए तो बीजेपी को, हमारे एकनाथ शिंदे जी को हर मतदाता को पैसे देने पड़े, पैकेट ले जाके पहुंचा के देने पड़े। तो उन्होंने यहाँ है ना राहुल नार्वेकर पैटर्न लाया। तो राहुल नार्वेकर के बंधु बहन सब खड़े हैं। मैं वहां प्रचार के लिए गया तो मुझे मालूम पड़ा कि शिवसेना का और कांग्रेस का तो उम्मीदवार ही नहीं है यहाँ। हाँ, तो ये राहुल नार्वेकर पैटर्न ऐसा है कि विपक्ष के सारे उम्मीदवारों को ही विड्रॉ करा दो। और इसमें अभी 100 का आंकड़ा पार होने को जा रहा है, जहां पर बिन विरोध। सर, आप अपने अनुभव से हम लोगों को घुमा रहे हैं, हिजाब वाले पर बोल नहीं रहे सर। सर, आप अपने अनुभव से हम लोगों को घुमा रहे हैं, हिजाब वाले पर नहीं बोल रहे हैं। नहीं, देखो, अगर प्रजातंत्र को बचाना है तो इस बयानों पर बात करके कोई फायदा नहीं। मैं ये बयान नहीं कह रहा, ऐसे ही अन्ना मलाई के बयान पर भी बात करके क्या फायदा, बताइए। नहीं, ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, हाँ, तो ओवैसी साहब ने स्टेटमेंट दिया, उसके बाद राज ठाकरे जी स्टेटमेंट दे रहे हैं। इसमें एडवांटेज पर कौन है? एडवांटेज पे बीजेपी है। सारे के सारे अमराठी वोट एकत्रित हो गए बीजेपी की तरफ। अब दूसरा बात है कि इनको लगता है कि इस प्रकार की राजनीति और इस प्रकार के डायलॉग बाजी से वोट मिलते हैं, तो मुझे नहीं लगता। ये तो राजनीति का स्तर गिराकर बात करना है। चुनाव तो आते हैं चले जाते हैं, लेकिन आप बोलते क्या है? अब बंबई के विकास की बातों पे बात करें। हाँ, शिवसेना ने 25 साल वहां पर राज किया, उसकी बात करें। पिछले 4 साल में जो प्रोजेक्ट है उस पे बात करें। एग्री, आपकी बातों से सहमत हूँ, बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये चीजें छोड़कर बातें कर रहे, लुंगी पुंगी। हाँ, अन्ना मलाई को बेचारे रसमलाई बोलने लगे। अब कैसा करे वो अन्ना मलाई का रसमलाई बनाना? हाँ, ये चीजें अवॉइड होनी चाहिए। दूसरा, इसमें ये भी एक टेस्ट हो जाने वाला है कि उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे को साथ में लेके, अच्छा, राज ठाकरे को उस कॉस्ट पर साथ लिया कि कांग्रेस का साथ छोड़ना पड़ा उद्धव जी को, ये भी देखिए। नहीं, एक बात में, मैं अकेला ही आदमी है जो शिवसेना में रह के बात कर रहा हूं कि पिछले चुनाव में विधानसभा के जो 20 सीटें मिली, वो 20 सीटों के अंदर हम देखते हैं तो जो सीटें मिली है वो अल्पसंख्यक और दलित वोटों के सहारे मिली है। इतना ही नहीं कि अनिल देसाई सरी का आदमी भी चुन के आ गया। मैं अभी बता रहा हूं कि ये सब बातें बड़ी गंभीर है कि हमें जाति धर्म और भाषा के बाहर जाके बंबई को शंघाई बनाना है। आपने अच्छी बात की है, बात आपने बिल्कुल अच्छी की है, लेकिन हो जो रहा है ना वो हम लोग देख रहे हैं, इसीलिए उस पर हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं। विश्वास पाठक जी, क्या बीजेपी के लिए यही समय है, सही समय है इस बार बीएमसी चुनाव के लिए? और जिस तरह से पूरा का पूरा ये मुद्दा बन रहा है, वो कहीं ना कहीं आपको हमला करने का मौका दे रहा है और बीएमसी में स्कोर करने का मौका दे रहा है आपको? लाल जी, सही समय तो हमारे 2017 में भी था। चाहे तो हम बीएमसी के ऊपर हमारी सत्ता काबिज कर सकते थे। चूंकि शिवसेना हमारा सहयोगी दल था, हमने उनको मेयर बनाने दिया और काम करने दिया, और हमने एक रक्षक की भूमिका निभाई।
इस बार जो सवाल है, ये बीएमसी में 17 तारीख को आप देखोगे, ये हमारा भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना का मेयर बैठेगा। ये एकदम पत्थर की लकीर है, इसमें कोई हमें दोरा नहीं है। उसका कारण ऐसा है कि एक तरफ इसमें मुख्यमंत्री ने दो बातें और जोड़ी थी, मराठी होगा, हिंदू होगा, महायुति का होगा, ये जोड़ा था। नहीं, वो इसलिए जोड़ा था, उसका कंटेक्स्ट ऐसा था कि हमारे यहाँ के जो कृपा शंकर सिंह जी है, उन्होंने मीरा भाईंदर रोड के एक सभा में उनके जब प्रश्न पूछा गया कि अगर हमारे पर प्रांतीय या नॉर्थ इंडियंस की मेयर ज्यादा आते हैं तो क्या हमारा मेयर बन सकता है? उन्होंने कहा बिल्कुल बन सकता है। उस परिप्रेक्ष्य में जब उनका सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये बात क्लियर की जी कि ये महायुति का ही बनेगा, हिंदू ही बनेगा और मराठी बनेगा। उन्होंने मराठी बनेगा नहीं, इसके ऊपर उन्होंने पूरा फुल स्टॉप लगा दिया। ठीक है। हिंदू बनेगा या दूसरे रिलीजन का बनेगा, उसके ऊपर फुल स्टॉप लगा दिया। ठीक है। मेरे ख्याल से हमारा यहाँ पर महापौर बनने जा रहा है, उसका कारण यह है कि हमने जिस प्रकार से इस 5 सालों में मुंबई के लिए काम किया, मुंबई का संघ बनाने का सपना तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी देखा था जी, लेकिन जो भी बनने जा रहा है, यहाँ की मेट्रो देखो, यहाँ की आप कोस्टल रेल देखो, कोस्टल लाइन देखो, अटल सेतु देखो, अनेक बातें देखो, जिस प्रकार से हम कर रहे हैं, लोग जनता ने ये तो पूरा तय कर लिया है, सरकार बीएमसी में सरकार हमारी बनने जा रही है। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास, लेकिन शेषर जरा ये बताइए कि जो अभी हम बात कर रहे थे कि इस बार उद्धव ठाकरे ने सोचा कि कांग्रेस को अगर त्यागना पड़ता है तो त्याग देते हैं, राज ठाकरे के साथ जाते हैं, और वो कर भी रहे हैं। ये बताइए कि इसका ग्राउंड पर क्या असर देख रहे हैं, खासतौर पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं में और वहां पर आम लोगों में। ये जो नया एक सेटअप बना, एक नया गठबंधन बना, इसका क्या असर दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए, हालांकि जब चर्चा शुरू हुई मुंबई में, खास तौर पर शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस के एक साथ आने की, उसी वक्त जो है कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर किया था। कांग्रेस जो है इस गठबंधन में नहीं रहना चाहती थी। उसके पीछे कारण भी कांग्रेस का अगर देखें तो कांग्रेस ने एक कारण दिया। कांग्रेस की जो मुंबई की अध्यक्षा है वर्षा गायकवाड़ सांसद, उन्होंने कहा है कि देखिए, जिस प्रकार से राज ठाकरे जो है राजनीति करते हैं वो कांग्रेस से मिलती जुलती नहीं है, और इसीलिए जो है इस गठबंधन में वो नहीं रहेंगे। ये पहली बात। दूसरी बात ये भी है, कांग्रेस का अपना एक केडर था मुंबई में। अगर बात करें 90 के दशक की, बात करें 80 के दशक की, और तब उसके बाद अगर देखा जाए तो शिवसेना का जो है अगर देखा जाए तो एक विलय हुआ पूरे बीएमसी के चुनाव में, और बीएमसी तब से लेकर अब तक जो है शिवसेना के पास रही। लेकिन अगर देखा जाए दूसरी प्रमुख पार्टी, अगर देखा जाए विपक्ष पार्टी, अगर देखा जाए तो कांग्रेस रही है। तो कांग्रेस को यह लगा कि इस बार कहीं ना कहीं बीएमसी में एक रिवाइवल भी होगा, जो सामान्य कार्यकर्ता है कांग्रेस का, ये कारण था। और इसीलिए कांग्रेस जो है, कांग्रेस के जो अंदरूनी जो लीडर्स है, वो चाहते थे कि बीएमसी में कांग्रेस अगर शिवसेना साथ नहीं आती, अगर वो एमएनएस के साथ जाती है तो एकला चलो की भूमिका में रहेगी। हालांकि इसमें अगर देखा जाए वेट एंड वॉच की भूमिका अगर कोई पार्टी कर रही थी तो वो एनसीपी थी। शरद पवार ने अपने पत्ते नहीं खोले थे, लेकिन बाद में हमने देखा कि शरद पवार जो है ठाकरे की ओर झुकते हुए दिखाई दिए, और कांग्रेस महाविकास आघाड़ी से अलग छुट्टी हुई। एक पूरी तरीके से अब सिंगल जो है लड़ाई बीएमसी में इस वक्त जो है कांग्रेस लड़ रही है। तो इसके पीछे 2-3 प्रमुख कारण थे जिसकी वजह से कांग्रेस जो अलग हुई। ठीक, विनोद जी, जो अभी शिशिर दे रहे थे इनपुट, उससे तो ये लगता है कि बीएमसी में कई कॉर्नर बन गए। ये जो कई कॉर्नर बने हैं इसका, क्योंकि अब वार्ड का तो चुनाव जो है उसमें कुछ हजार वोटर होते हैं, ये बताइए इसमें लाभ किसको हो सकता है, किसका नंबर ज्यादा बढ़ सकता है? मैं शिशिर के बात को अगर आपको डिकोड कर दूं, जो शिशिर ने कहा है कि दिल के टुकड़े 1000 हुए, कहीं इधर गिरे, ये दिल के टुकड़े वाले जो हैं वो कैसे गिरे हैं आप ये देखिए। पूरे इंडिया गठबंधन मुंबई से लेके महाराष्ट्र के ये पूरा जो लोकल बॉडी इलेक्शन थे, नगरपालिका से लेके महानगरपालिका तक में पूरी तरह से बिखर गई है। अब पूरी तरह से बिखर गई है। जो देवा भाव है, अब ये तिवारी जी कितना मानते हैं उस बात को तो मैं नहीं जानता, लेकिन हम लोग इस बात को देख रहे हैं कि देवा भाव का, देवेंद्र फडणवीस का ये है दम कि महाराष्ट्र के लोकल बॉडी इलेक्शन में बीजेपी और महायुति ने एक तरह से क्लीन स्वीप की है, और वैसा ही जैसा विधानसभा चुनाव में, वैसे ही जैसा विधानसभा वही रिपीट किया है। यहाँ तो शिवसेना का कहीं अता पता नहीं रहा है कई जगह पे,
अब ये ठाकरे परिवार को ये लग रहा है कि मुंबई बीएमसी खास करके उनको एक अपना पुश्तैनी धरोहर बना जी। ये लोग जानते हैं, पॉलिटिकल पंडित वहां जो हैं महाराष्ट्र में, आप मुंबई के लिए पूछिए, तो अगर बीएमसी चुनाव से शिवसेना बाहर होती है इस बार, तो शिवसेना उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का कोई अस्तित्व नहीं होगा पॉलिटिकली। पॉलिटिकली इनका एग्जिस्टेंस सिर्फ बीएमसी को लेके है और ये इन पे देवा भाव का ये जबरदस्त चोट है। अब कांग्रेस ने इनको आईना दिखा दिया जी। कांग्रेस का आईना ये है कि आप सेकुलर वोट को जब जोड़ते हैं तो जितने जोड़ कांग्रेस लगाती है उतनी जोड़ शिवसेना उद्धव भी लगा रहे हैं। अब ये फर्क ही नहीं पड़ रहा है मुंबई में कि कांग्रेस कौन है, शिवसेना है या कांग्रेस पार्टी है। तो अब आप ये देखिए कि एक्सपोज तो खुद ठाकरे परिवार हुआ है सिर्फ वोट के कारण, पावर के कारण। तो ये चीज आपको देखना है कि शरद पवार के पार्टी को क्यों लगा कि पुणे में अगर दोनों भाई, दोनों चाचा भतीजा अगर नहीं मिलेंगे तो पुणे के नगर पालिका उनके हाथ से खिसक जाएगी। बिल्कुल। तो वो दोनों ने हाथ मिला, इवन की कॉमन एजेंडा से उन्होंने ये बनाया है। अभी आप सोचिए कि वहीं सुप्रिया सुले अजीत पवार की पत्नी के साथ चुनाव जीत के आई है जी। और वो ज्ञान दे रही हैं कि चौखट के अंदर परिवार परिवार होता है। सही भाई ये हम लोग भूलते नहीं है चीजों को। तो ये सिर्फ माया नगरी की माया है कि सत्ता ने भाई भाई को मिलाया, सत्ता ने चाचा भतीजा को मिलाया और ये सत्ता जो है वो विचारधारा को छोड़कर एक बड़े बाला साहब के पार्टी को सेकुलर बना दिया। मिलाया भी है, इस मिलने के चक्कर में कुछ छूटे भी हैं। किशोर सर, आप ही के पास आ रहा हूं। ये जो हुआ है जिसमें कि हमने देखा कि मोटे तौर पर जो इंडी गठबंधन, जिसको आप महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी कहते हैं, उसमें जो ये बिखराव आया है किशोर सर, इससे ये लग रहा है कि इससे चुनौती तो बढ़ी है। इतना तो कम से कम आप मानेंगे कि चुनौती बढ़ी है, ज्यादा चुनौती इस बार है उद्धव ठाकरे जी के सामने। नहीं, ये तो साफ सतूरी बात है। हाँ, अपोजिशन का जो यूनिटी इंडेक्स है वो बिखरा हुआ है जी। हाँ, हम लोग अपोजिशन के वोट जो हमने लोकसभा में या विधानसभा में क्लेम किए थे वो बिखर गए हैं और कांग्रेस के साथ जाना हमें एडवांटेज था, एडवांटेज रहेगा। लेकिन अगर आप अपोजिशन इंडेक्स इतना यूनिटी का कमजोर है तो एडवांटेज बीजेपी रहेगा, यह आम तौर पे दिखता है। लेकिन अगर अपोजिशन का इंडेक्स इतना अच्छा है कि वो बिखरा है, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि बीजेपी ने कैंडिडेट विड्रॉ क्यों किए। और अभी भी विड्रॉ करने का सिलसिला क्यों चल रहा है और ये पैसे बांटने का सिलसिला क्यों चल रहा है और इस प्रकार की राजनीति क्यों हो रही है, मुझे समझ में नहीं आता। क्या हम डेमोक्रेटिक सिस्टम को पूरा फेल करके देखना चाहते हैं? ठीक है, मुझे एक समझ में नहीं आता। ये तो आपके आरोप पर मैं विश्वास जी से जवाब ले लेता हूं। विश्वास जी जवाब दे दीजिए। उन्होंने कहा कैंडिडेट विड्रॉ क्यों कर रहे हैं और पैसे बांटने का आरोप भी लगा रहे हैं। विश्वास जी देखिए लाल जी, इस एलिगेशन का मतलब यह है कि 14 तारीख का वो अपना डिफेंस तैयार कर रहे हैं। हार तो उनको बुरी तरह दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है देवा भाव के माध्यम से, देवेंद्र फडणवीस के माध्यम से, वो किसी को दिखाई नहीं देता, उनका काम दिखाई नहीं दे रहा है। अभी स्थानिक स्वराज्य संस्था के इलेक्शन हो गए, उसके रिजल्ट दिखाई नहीं देते। मुझे ऐसा लगता है कि जो विपक्ष है इनकी मानसिकता ये बने कि हारना तो है ही, तो कुछ कारण ढूंढो। जहां तक सवाल रहे राज ठाकरे उद्धव ठाकरे का, इनके अस्तित्व का सवाल है। मिश्रा जी ने, विनोद जी ने बहुत सही कहा, उनकी अस्तित्व की लड़ाई है। कल का अगर आप भाषण भी देख रहे हो तो भाषण के माध्यम से वही उनकी अतिकता, जो एक फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रहा था। हमारी तो नैया चल बसी है, हमारा तो यहाँ पर मेयर बनने वाला है और हम अब ज्यादा दूर भी है नहीं, 14 तारीख का भविष्य बदलने वाले हैं। ठीक, 14 तारीख अब ज्यादा दूर है भी नहीं। लेकिन इस पूरी चर्चा में एक बात मैंने महसूस की कि किशोर तिवारी सर की प्रतिक्रिया से मुझे लगा कि शिवसेना के अंदर जो वो दुविधा थी कि कांग्रेस के साथ जाएं कि राज ठाकरे के साथ जाएं, किशोर तिवारी सर जैसे लोग कांग्रेस के साथ जाना चाहते थे, उसके बावजूद राज ठाकरे के साथ गठबंधन हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया आप सभी का शिशिर जुड़ने के लिए। विश्वास जी, किशोर जी और विनोद जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो बीएमसी चुनाव पर हम ये खास चर्चा कर रहे थे कि बीएमसी चुनाव में किस तरह से सियासी शोर है और किस तरह से कॉरपोरेशन बीएमसी जो है वो कितना महत्वपूर्ण है और
किस तरह से ये उद्धव ठाकरे के लिए खास तौर पर अस्तित्व का सवाल है। वक्त आ गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे, तब बात करेंगे तेलंगाना की, क्योंकि अब तेलंगाना भी उस राज्य में शामिल हो गया है जिसको उधार के पैसे की बड़ी जरूरत आ गई है। ब्रेक के बाद गांवों के विकास की दिशा अब गांव खुद तय करेंगे। विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स के माध्यम से योजनाओं का होगा पीएम गति शक्ति से एकीकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस सहभागी विकास मॉडल की नींव रखी है विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 ने, जो देता है हर ग्रामीण परिवार को 100 नहीं पूरे 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की गारंटी। विकसित भारत जी राम जी। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। क्यूआर कोड स्कैन करो, यूपीआई पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। तालियां। यूपीआई कहता है यूपीआई पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जब विकास जी के लिवर का ऑपरेशन हुआ तो पॉलिसी बाजार की टीम ने हॉस्पिटल पहुंचकर 50 लाख रुपए का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डेली न्यूज पर। इस वक्त जैसा ब्रेक पर जाने से पहले बताया था, बात करेंगे तेलंगाना की, जो उधार के सहारे राज्य आ गया है। तेलंगाना सरकार ने पैसे की कमी की वजह से उधार लेने की सीमा बढ़ा दी है। राज्य में कांग्रेस की रेवंत रेड्डी सरकार पैसे की कमी से जूझ रही है। राज्य के जो फंड है उसके अतिरिक्त 1 लाख करोड़ रुपए के उधार का प्रस्ताव रखा है रेवंत रेड्डी सरकार ने। दरअसल तेलंगाना की अर्थव्यवस्था पर फ्रीबी योजनाओं की मार पड़ रही है। इससे पहले आप याद कीजिए, कर्नाटक, हिमाचल और पंजाब जैसे राज्यों में भी ऐसा ही संकट आ चुका है। तो राज्यों के बजट पर ये जो बेतहाशा फ्रीबी योजनाएं हैं, इसका जबरदस्त मार इसकी पड़ रही है। इस बीच आप एक बहस देख रहे हैं, मनरेगा बना जो नया कानून वीबी जी राम जी है, नई योजना। इस बहस में राज्यों के बजट पर भी बहस हो रही है। वो बहस क्या है कि नई योजना वीबी जी राम जी में राज्यों को 40% पैसा देना होगा अगर पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़ दें, वहां 10% है। तो ऐसे में कुछ राज्य इसी प्रावधान को लेकर कि उन्हें पैसा देना पड़ेगा, वीबी जी राम जी योजना का विरोध कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जो जी किशन रेड्डी केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि गांवों पर ज्यादा नजर रखें क्योंकि वहां गरीबी ज्यादा है। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस गलत बात फैला रही है कि केंद्र सरकार बजट को, राज्यों के बजट को कम कर रही है। और जी किशन रेड्डी ने कहा कि केंद्र राज्यों को भरपूर सहायता दे रहा है, केंद्र सरकार सहायता दे रही है लगातार। तो हम आपको केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी की बात सुनवाते हैं। उन्होंने कहा कि जी राम जी जो योजना है, वीबी जी राम जी, उसको लेकर राज्य सरकार को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट रिस्पांसिबिलिटी लेना चाहिए, हर स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि फेडरल सिस्टम में स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पांसिबिलिटी इन्वॉल्व होना चाहिए। ये बड़ा स्कीम है। जो रूरल वर्कर्स है 100 डेज से हटकर उनको 125 डेज बढ़ाया, वो भी हैप्पी है। और दूसरा, उनको डबल बोनंजा, खेती भी कर सकते हैं, खेती के बाद ये रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के अंदर 125 डेज काम भी कर सकते हैं। डबल बोनंजा रूरल वर्क से किसके लिए खिलाफ कर रहे हैं आप? कांग्रेस पार्टी के अंदर सोनिया गांधी को खुशी करने के लिए, राहुल गांधी को खुशी करने के लिए प्रोटेस्ट करो, हमारा कोई आपत्ति नहीं है। देश का जनता हमारा साथ है। नेताओं से अलग हम आपको
कुछ विशेषज्ञों की भी बात सुनवाते हैं। वरिष्ठ पत्रकार एस नागेश कुमार ने केंद्र की योजना वीबी जीराम जी के कई राज्यों की ओर से हो रहे विरोध पर कहा कि राज्य सरकारें फ्रीबीज के चक्कर में इस योजना का विरोध कर रही हैं। केंद्र ने जो जीराम जी का स्कीम किया है उसमें थोड़े बदलाव किए हैं, थोड़े अच्छे बदलाव भी किए हैं। उसमें क्या कहा है कि राष्ट्रों को 40% अपने तरफ से भरना पड़ेगा और 60% केंद्र भरेगा। तो इससे क्या है, ये 40% जो है इनके पास नहीं है, क्योंकि ये लोग ये फ्री बीज में खर्च कर रहे हैं। साथ ही एस नागेश कुमार ने राज्यों में चल रहे फ्रीबीज को लेकर सवाल भी खड़े किए। अभी डीएम के परसों पोंगल है, पोंगल के लिए वो लोग 3000 रुपये हर राशन कार्ड वालों को 3000 रुपये दे रहे हैं। वेस्ट बंगाल में जो हो रहा है उनके बारे में तो पूछे ही मत, सबसे ज़्यादा वेलफेयर शायद उन्हीं के पास दे रहे हैं। सो कर्नाटका फ्री बस स्कीम, यूथ स्कीम। अच्छा, हमारे राष्ट्र का है तो फ्री बस स्कीम है, हर रोज कुछ ना कुछ स्कीम हो रहा है। उससे अब क्या हो रहा है, ये लोग सब केंद्र के पास भाग रहे हैं और पूछ रहे हैं कि अब आप FRBM रिलैक्स करो, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 4% करो। उससे क्या है, ये लोग बोरिंग ज़्यादा कर सकते हैं। ये लोग क्या पूछ रहे हैं, लॉन्ग टर्म्स लोन्स जो हैं उसको माफ़ करके ग्रांट बना दो। केंद्र के पास भी मतलब ऐसा नहीं है वहाँ कोई भंडार है, पैसा का भंडार जो कि राष्ट्रों को देते रहेंगे। तो जो फ्री बीज दे रहे हैं या वेलफेयर स्कीम, वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। वो याद कीजिए, प्रधानमंत्री ने भी मुफ्त की राजनीति फ्रीबी पर कहा था कि शॉर्ट कट वाली राजनीति से शॉर्ट सर्किट होती है। हमारे साथ तेलंगाना से हमारी संवाददाता सुरेखा जुड़ गई हैं। सुरेखा, ये बताइए, ये तीन चीजें आपस में जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। फ्रीबी योजनाओं की भरमार घोषणाएं एक के बाद एक, ठीक, उसके बाद ये जो उधार लेने का लिमिट है इसको बढ़ाना, और नई योजना वीबी जीराम जी का विरोध। ये तीनों चीजें आपस में जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। क्या तेलंगाना के सामने एक बड़ा संकट पैदा हो गया है? जी हाँ, बिल्कुल, जाहिर तौर पर कह सकते हैं कि तीनों जुड़ी हुई हैं। जहाँ पर हम बात करते हैं फ्रीबीज की घोषणाएं तो हो रही हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी रेवंत रेड्डी की सरकार कह रही है कि पूरी कंगाल छोड़कर गए हैं केसीआर, राज्य की हालत बहुत ही खस्ता है और बिल्कुल जो जितनी भी फाइनेंसेस है पूरी ठप कर दी है और उसके बाद हमें देकर गए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आप पहले से ये जानते थे और पहले से चुनाव के पहले भी जो है जब प्रचार कर रहे थे तब यही कह रहे थे कि पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था को ठप कर दिया है, तो फिर ऐसे में आपने 6 गारंटियां हो या फिर फ्रीबीज की जब बात की है तो फिर सोच समझ कर क्यों नहीं की। यही विपक्ष जो है अब सवाल उठा रहा है, खासकर भाजपा के लोग उठा रहे हैं कि जब आप फ्रीबीज की घोषणा करते हैं तो इन सब का ध्यान क्यों नहीं रखते कि सरकार की हालत अभी कैसी है और राज्य में आर्थिक परिस्थिति कैसी है, जिसके अनुरूप जो है आप आपकी फ्रीबीज या फिर जिस तरीके से भी आप चुनाव प्रचार करना चाहें उसके बारे में ध्यान दें। और दूसरी बात, जिस तरीके से अभी जब हम बात करते हैं वेलफेयर और फ्रीबीज की, इन दोनों के बीच में भी कहीं ना कहीं हम लोगों को ये समझना होगा कि वेलफेयर का मतलब फ्रीबीज नहीं है। वेलफेयर का मतलब जिस तरीके से अभी स्कूटी की घोषणा की है, जब प्रियंका गांधी यहाँ पर प्रचार कर रही थी उन्होंने कहा कि छात्रों को जो है स्कूटी दी जाएगी, जो अभी तक दी नहीं गई है, जिस पर खैर सवाल तो उठ ही रहा है। लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसे स्कूटी क्यों देने की बात की जा रही है। सारी महिलाओं को फ्री बस देने के बजाय छात्र छात्राओं को जो है जो बस की जो टिकट होती है वो फ्री क्यों नहीं की जाती है। तो जो बस पासेस है वो फ्री की जाए ताकि लोग और ज़्यादा पढ़ने के लिए जाए। जब हम बात शैक्षणिक संस्थानों की करते हैं या फिर जो सरकारी स्कूल है वो बहुत ही बुरी हालत में है। कई जगहों पर जो है 0 स्टूडेंट रेशियो जो वो देखने को मिल रहा है कि छात्र है ही नहीं सरकारी स्कूलों में, जबकि टीचर्स जो है 3 से 4 टीचर्स है, जबकि एक छात्र पढ़ रहा है या फिर एक भी छात्र नहीं है। तो ये एकेडमिक ईयर ऐसे ही जा रहा है। तो इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ पर वेलफेयर के लिए पैसा लगाने की ज़रूरत है। और जब 40% की बात आ रही है तो जाहिर तौर पर रेवंत रेड्डी अब ये
ये कह रहे हैं कि ये ग्रामों में जाएंगे और गांव-गांव जाकर ये प्रचार करेंगे कि ये केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जो है सरकार के खिलाफ नीति है, जिसकी आवाज को आगे करेंगे। आगे बातचीत करेंगे इस पर कभी और फिर सुरेखा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका वहां से जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए। जाहिर सी बात है कि तेलंगाना भी अब उन राज्यों में शामिल हो गया है जो पैसे की कमी से जूझ रहा है और उधार के सहारे है। फिलहाल आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।